सबसे मजेदार चीज है बैलेंस शीट में जिसमें सबसे ज्यादा आइटम्स आएंगे वो है करंट लायबिलिटीज। ध्यान से सुनना, करंट लायबिलिटीज के 4 सब हेड्स हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। अदर करंट लायबिलिटीज में बहुत सारे आइटम्स आने वाले हैं, एक एक करके बात करते हैं। पहले शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, जो आपने बोरोइंग्स ही शॉर्ट टर्म के लिए करी। मैंने बैंक से लोन बोरो किया था 5 साल का, 4 साल हो गए, अब 1 साल बचा हुआ है, वो 1 साल के अंदर अंदर देना है, वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग नहीं हो गया, वो तो करंट मैच्योरिटी ऑफ लॉन्ग टर्म डेट है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में वो आता है जो आपने बोरो ही 1 साल से कम के लिए किए थे। बी केयरफुल। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, they are the borrowings of the company which are due for payment within the 12 months or within the operating cycle. Okay, whether the borrowing is short term or long term, it depends on the date of borrowing, कि आपने किस दिन बोरो करे, 1 साल के अंदर अंदर अगर रीपे करने हैं तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग है। क्या क्या आएगा इसके अंदर? लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, आपने किसी से लोन दिया है और आपने उसको बोला हुआ कि जब तुझे चाहिए हो हमसे पैसे वापस मांग लियो, तो आपकी वो एक करंट लायबिलिटी है। बैंक ओवरड्राफ्ट फैसिलिटी है, नेगेटिव बैंक बैलेंस, कैश क्रेडिट, ये सब शॉर्ट टर्म लायबिलिटीज होती हैं, शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में आता है। लोन्स फ्रॉम अदर पार्टीज repayable within 12 months from the date of loan. Deposits, important point है, पब्लिक डिपॉजिट्स लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स का एग्जांपल है। सिर्फ डिपॉजिट्स है, कुछ मेंशन नहीं है, तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स है। आगे जाके हम देखेंगे डिपॉजिट्स एक और आएगा, जो हमारे बैंक में पैसे डाल रखे हैं अपने, आपके एसेट्स में आ रहे होंगे, करंट एसेट्स में। तो डिपॉजिट्स थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल आइटम है, लेकिन अगर पब्लिक डिपॉजिट्स लिखा है तो वो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में आएगा। सिर्फ डिपॉजिट्स लिखा है और वो एक लायबिलिटी के फॉर्म में लिखा है तो वो शॉर्ट टर्म बोरोइंग में आएगा। अदर लोन्स एंड एडवांसेस, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, ये लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में था, नेचर टू बी स्पेसिफाइड, कि आपने बोरो की हुई है किसी से कुछ पैसे जो 1 साल से ज्यादा का टाइम है आपके पास, तो लॉन्ग टर्म बोरोइंग्स में शो करना। अगर स्पेसिफाइड है कि 1 साल से कम के लिए कुछ आपकी बोरोइंग्स हैं तो वो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में शो करना। तो शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स में 5 आइटम्स आ रहे हैं, लोन्स रीपेबल ऑन डिमांड, बैंक ओवरड्राफ्ट और कैश क्रेडिट एक ही बात है, लोन्स from other parties repayable within 12 months, deposits controversial item, public deposits अलग है, deposits अलग है। other loans and advances अगर कुछ mention नहीं है तो वो long term borrowings में दिखाएंगे, और कुछ specified है, nature to be specified। अभी आएगा loans and advances, जो हमने किसी को advances दे रखे हैं, तो वो question बताएगा कि हमने लोन बोरो करे है या दिए हैं। हमने दिए हैं तो हमारे assets हैं, हमने बोरो किए तो हमारी liabilities है। शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स। नेक्स्ट, करंट लायबिलिटीज में ट्रेड पेबल्स, इसमें 2 ही कंपोनेंट्स हैं, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल, और कुछ नहीं पता होना चाहिए। ट्रेड पेबल्स में सिर्फ और सिर्फ 2 ही आइटम्स क्या आएंगे, क्रेडिटर्स एंड बिल्स पेबल। ट्रेड पेबल्स, बिजनेस की वजह से आपने किसी से कोई क्रेडिट पे सामान लिया हुआ है, 1 साल के अंदर अंदर पैसे दे देंगे, तो क्रेडिटर्स एंड bills payable are collectively termed as trade payables. Most important point क्या है आपके, other current liabilities। मजा आएगा। पहला आइटम, करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, मैं आपको ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुका हूं। करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट, कि आपका लोन तो लॉन्ग टर्म का है, बट ये उस पोर्शन की बात कर रहा है जो विद इन 12 मंथ्स ड्यू है। तो करंट मैच्योरिटीज ऑफ लॉन्ग टर्म डेट हम कर चुके हैं, इस पे कोई दोबारा डिस्कशन नहीं। ये बड़ा मजेदार पॉइंट है, ध्यान से सुनना आराम से। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ध्यान से देखना, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू। ध्यान से सुनना, मैंने डिबेंचर्स इशू कर रखे हैं, डिबेंचर एक लॉन्ग टर्म लोन होता है, मैंने डिबेंचर्स इशू करे थे 1 जुलाई को, इंटरेस्ट पे होता है एनुअली। तो अगर 1 जुलाई 2020 को अनुष्का मैंने डिबेंचर्स इशू करे हैं, तो इंटरेस्ट कब पेएबल होगा? एनुअल इंटरेस्ट है 31 मार्च। कैसी बात कर दी बेटा, 1 जुलाई को आपने कोई लोन बोरो किया,
और इंटरेस्ट एनुअली पे होता है, तो इंटरेस्ट एक साल के बाद ही पे होगा 30 जून 2021। यस सर। यस और नो? यस सर। तो वो पे होना था 30 जून 2021। अब 31 मार्च को बुक्स क्लोज हो रही हैं, क्या अमाउंट पेएबल है? अभी नहीं, 3 अभी महीने नहीं। बाद होगा। वेरी गुड, अभी नहीं, 3 महीने के बाद होगा, परफेक्ट आंसर। बट अक्रूवल बेसिस के हिसाब से आप 9 मंथ्स का बेनिफिट तो ले चुके हो। यस सर। तो अक्रूवल बेसिस कहता है कि भाई साहब 9 मंथ्स की कॉस्ट तो अक्रू हो चुकी है, इट इज अक्रूड बट नॉट येट ड्यू। अभी मतलब समझ आया, अक्रूड बट नॉट येट ड्यू। यस सर। अगर आपने ये बोरो किया होता 1 अप्रैल को और एनुअल इंटरेस्ट है, तो 31 मार्च को ये अक्रू भी हो चुका होता और ड्यू भी हो चुका होता। यस और नो? यस सर। तो इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, सर क्या फर्क पड़ता है? दोनों आएंगे तो अदर करेंट लायबिलिटीज में, करंट लायबिलिटीज में क्या टेंशन है लाइफ में? हाँ बेटा कोई टेंशन नहीं है लाइफ में, बिल्कुल सही होगा, प्रेजेंटेशन में गलती नहीं है, बट अच्छी टर्म है, मीनिंग क्लियर होना चाहिए। इंटरेस्ट अक्रूड एंड ड्यू, अक्रू भी हो चुका है, ड्यू डेट भी आ चुकी है। इंटरेस्ट अक्रूड बट नॉट ड्यू, अक्रू हो चुका है, अभी ड्यू डेट नहीं आई, कुछ पीरियड और बचा हुआ है। बट यस दोनों ही अदर करेंट लायबिलिटीज में और मेजर हेड करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, ये तो नॉर्मल सा एग्जांपल है। इनकम रिसीव्ड इन एडवांस आल्सो नोन एज अनअर्न्ड इनकम। इतने अरसे बाद तो कोई आइटम आया जो आपने सुना हुआ है जिंदगी में, वरना सोचो बैलेंस शीट के इतने आइटम्स आए, आपने आइटम्स ही नहीं सुने होंगे, नए आइटम्स है मोस्टली। यस सर। बट ये वाला सुना हुआ है हमने, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस। हाँ ये हमें पता है कि करंट लायबिलिटीज में आता है, बट उसमें भी कहाँ आता है? अदर करंट लायबिलिटीज में। तो ये तो नॉर्मल है, इसमें भी मुझे एक्सप्लेन करना पड़े तो बड़े शर्म की बात होगी। इनकम रिसीव्ड, मैं फिर भी बता देता हूँ, इनकम रिसीव्ड इन एडवांस, आपने काम नहीं करा, पैसे एडवांस में आपके पास आ गए, अनअर्न्ड इनकम। ये इंटरेस्टिंग है। अनपेड डिविडेंड, अनपेड डिविडेंड, कंपनी ने डिविडेंड डिक्लेयर कर दिया है, अनाउंस कर दिया है, बट कुछ शेयर होल्डर्स हैं जिनको अभी अकाउंट डिटेल्स मेरे पास है नहीं और 1 महीने के अंदर अंदर मैं पे कर दूंगा। तो डिविडेंड अनाउंस करने के बाद आपके पास ज्यादा टाइम नहीं होता, आपको वो 1 महीने के अंदर अंदर, किसी किसी में इंटरिम डिविडेंड तो 7 डेज के अंदर अंदर आपको पे करना पड़ता है। अनपेड डिविडेंड मतलब डिविडेंड पेएबल, ठीक है ना? आप डिविडेंड अनाउंस कर चुके हो, कुछ शेयर होल्डर्स के आपके पास अकाउंट डिटेल नहीं है, कुछ नहीं है, वहां तक अभी तक आप ट्रांसफर नहीं करा पाए, आपकी करंट लायबिलिटी है। अनपेड डिविडेंड्स क्या है? आपके डिविडेंड पेएबल, एक ही बात है, दोनों करंट लायबिलिटीज में आते हैं, अदर करंट लायबिलिटीज। एक्सेस एप्लीकेशन मनी रिफंडेबल एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन। अभी आपको मैंने बताया कि ओवर सब्सक्रिप्शन हो सकती है, ओवर सब्सक्रिप्शन जब लोगों ने ज्यादा अप्लाई कर दिया, कंपनी के पास उतने शेयर्स थे नहीं, तो एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई, वो रिफंडेबल है, और उसके ऊपर अगर कुछ इंटरेस्ट है तो वो भी, ये सब कहाँ आता है? कहाँ आता है? अदर करंट लायबिलिटीज में। हमने पढ़ा था शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट, यस और नो? यस सर। शेयर एप्लीकेशन मनी पेंडिंग अलॉटमेंट में जो पैसे एक्सेस आ गए हैं और आपने रिफंड करने हैं, वो ये उसी की बात कर रहा है कि एक्सेस एप्लीकेशन मनी आ गई थी, आपको रिफंड करनी है, तो वो भी अदर करंट लायबिलिटीज। अगर उस पर कुछ इंटरेस्ट अक्रू है, एक टाइम पीरियड होता है इसके अंदर अंदर आपने पेमेंट नहीं करी, तो विद इंटरेस्ट देना पड़ेगा, वो भी आपके अदर करंट लायबिलिटीज में होता है। अनपेड मेच्योर्ड डिपॉजिट्स एंड इंटरेस्ट अक्रूड देयर ऑन, लोगों ने आपके पास पब्लिक डिपॉजिट्स थे कुछ, 3 साल के, 5 साल के, कुछ भी डिपॉजिट्स थे, अब वो डिपॉजिट्स मेच्योर हो चुके हैं, मेच्योर हो चुके हैं, अब आपको पैसा देना है इमीडिएटली, तो आपका कहां जाएगा वो? अदर करंट लायबिलिटीज। अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर्स, अगेन आपने डिबेंचर्स इशू करे थे, 5 साल का लोन था, 5 साल हो गए पूरे, अब 5 साल पूरे हो गए, मेच्योरिटी भी आ चुकी है, अब ड्यू डेट निकल चुकी है, अब अमाउंट पेएबल है, तो वहां कहां शो करेंगे? अदर करंट लायबिलिटीज में, पेड अनपेड मेच्योर्ड डिबेंचर्स। कॉल्स इन एडवांस, अच्छा पॉइंट है, कॉल्स इन एडवांस।
अब मैंने आपको बताया था कि जो शेयर्स के पैसे हैं पार्ट्स में होते हैं, एप्लीकेशन, अलॉटमेंट, फर्स्ट कॉल, सेकंड कॉल और जितनी मर्जी कॉल्स। मैंने आपसे सिर्फ एप्लीकेशन मनी मांगी, आपने कहा कि भैया ये रोज रोज का चिक चिक मुझे नहीं, आप एप्लीकेशन के साथ ही पूरे पैसे ले लो। अब फीस तो क्वार्टरली भी ड्यू है, कुछ बच्चों ने एनुअल फीस एक साथ दे दी, तो लेकिन वो तो रिसीव्ड इन एडवांस है। तो ऐसे ही अभी सिर्फ एप्लीकेशन मनी ड्यू थी, किसी शेयर होल्डर ने पूरे पैसे दे दिए, तो जो पैसे अभी मांगे नहीं थे और कंपनी के पास आ गए, वो उसको अभी शेयर कैपिटल में शो नहीं करती, कहां शो करती है? कॉल्स इन एडवांस, कॉल्स इन एडवांस। तो फायदा समझ आया स्टेजेस के नाम सुनने का? तब Yes, sir. वहां मुझे जरूरत नहीं थी, मुझे तो बस बताना शेयर कैपिटल, इक्विटी शेयर कैपिटल, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, नाम बताता। अगर ये कहानियां सुनेंगे तो इतने सारे और आइटम्स हम बहुत इजीली अंडरस्टैंड कर पाएंगे। डिफरेंट स्टेजेस थे, एक ही स्टेज में पैसे ड्यू थे, कंपनी ने आगे के मांगे नहीं थे, किसी शेयर होल्डर ने एक साथ दे दिए, तो कॉल्स इन एडवांस। मनी रिसीव्ड फॉर स्टेजेस which have not yet become due. कॉल्स इन एडवांस करंट लायबिलिटीज में आता है, शेयर कैपिटल में कहीं पे भी नहीं आता। शेयर कैपिटल में कॉल्स इन एरियर्स आता है, फॉरफिटेड शेयर्स आता है, कॉल्स इन एडवांस शेयर कैपिटल में नहीं आता, अदर करंट लायबिलिटीज में आता है। कह रहे और अगर कोई लायबिलिटी हो अदर पेएबल्स, इसमें इंपॉर्टेंट एग्जांपल्स हैं जैसे कि आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस, एक और आइटम आया जिसका हमने नाम सुना हुआ है, प्रोविडेंट फंड पेएबल, ईएसआई एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस पेएबल, अदर करंट लायबिलिटीज। सबसे इंटरेस्टिंग, इसमें से काफी क्वेश्चंस बनते हैं, छोटे 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 आइटम्स हैं, हमें सारे के सारे याद होने चाहिए। तो करंट लायबिलिटीज में शॉर्ट टर्म बोरोइंग्स, ट्रेड पेएबल्स, अदर करंट लायबिलिटीज और लास्ट शॉर्ट टर्म प्रोविजंस। उसके बाद हमारी खत्म हो जाएगी करंट लायबिलिटीज। करेंगे इसको अभी। शॉर्ट टर्म प्रोविजंस, प्रोविजन लॉन्ग टर्म भी हो सकता है, शॉर्ट टर्म भी हो सकता है। शॉर्ट टर्म प्रोविजन किसके लिए क्रिएट किया जा सकता है? कह रहा है एक साल के अंदर अंदर अमाउंट ड्यू होने वाला है, एग्जैक्टली मुझे नहीं पता कितने होंगे, बट प्रोविजन क्रिएट करो। तो क्या आते हैं इसमें? प्रोविजन फॉर एम्प्लॉय बेनिफिट्स, स्टाफ वेलफेयर, एंटरटेनमेंट, वो सब आता है। रिटायरमेंट बेनिफिट्स, रिटायरमेंट बेनिफिट्स वो लॉन्ग टर्म प्रोविजन में आते हैं। पेंशन, ग्रेचुइटी, अर्न लीव, वो सब लॉन्ग टर्म बेनिफिट्स हैं। एम्प्लॉय बेनिफिट्स अगर सिर्फ लिखा है तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन। प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, कोई भी एक्सपेंस अराइज, बिजली का बिल है, आया नहीं है बट 1-1.5 महीना हो चुका है। प्रोविजन फॉर टैक्स और एनी अदर प्रोविजन which relates to the liability which will be due within 12 months, तो कहाँ जाएगा? शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में। तो शॉर्ट टर्म प्रोविजन में प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, provision for expenses, provision for employee benefits, staff welfare से related, entertainment से related and other provisions, the amount of which will be due within 12 months. इसमें और भी एक अच्छे examples हैं, कुछ ध्यान से देखना important है। provision for doubtful debts, तो ये other provisions में provision for doubtful debts, provision for discount on debtors, provision for depreciation, प्रोविजन फॉर वारंटीज, अगर कुछ मेंशन नहीं है तो वो हमेशा लॉन्ग टर्म होगा, ये लॉन्ग टर्म है, ध्यान से देखना, ये लॉन्ग टर्म होता है। प्रोविजन फॉर अफेयर्स, प्रोविजन फॉर एक्सपेंसेस, ये सब शॉर्ट टर्म होते हैं। वारंटी अगर सिर्फ आएगा वारंटी तो प्लीज वो लॉन्ग टर्म में दिखाना, शॉर्ट टर्म में नहीं दिखाना, ठीक है ना। बाकी प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट्स, प्रोविजन फॉर डिस्काउंट ऑन डेटर्स, प्रोविजन फॉर डेप्रिसिएशन, ये एवरी ईयर प्रोविजन इज क्रिएटेड, तो ये सब शॉर्ट टर्म प्रोविजंस में आते हैं। बेटा याद करने हैं, बट यस समझने के बाद याद करना रिलेटिवली इजी हो जाता है। लायबिलिटीज, इक्विटी एंड लायबिलिटीज ओवर।